असम भयंकर और अप्रत्याशित बाढ़ से पीड़ित है। अभी तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार 66 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 7 लाख लोग इससे अफेक्टेड हुए हैं। सरकार अभी भी 50,000 से ज्यादा लोग जो कि बाढ़ से प्रभावित है उन तक पहुंचने के प्रयास कर रही है। असम में बाढ़ क्षेत्र की नदियों का जल डेंजरस लेवल से ऊपर चल रहा है। आखिर क्या कारण है जो असम में इतनी अप्रत्याशित बाढ़ को लेकर आए हैं? इन सारे मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं बच्चों, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर PW ओनली IAS अपने सभी कोर्सेज पर शानदार ऑफर लेके आया है और ये ऑफर कल तक वैलिड है। ऑफर के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूं कि जो हमारा फाउंडेशन बैच है बच्चों, प्रहार 2027, ये इंग्लिश और हिंदी में है। टाइटन 2027 ये इंग्लिश में है। इसकी जो प्राइस है वो 11,000 रुपये है। उसके साथ संकल्प बैच है हमारा 2028 के लिए, इंग्लिश और हिंदी के लिए। पिनेकल 2028 इंग्लिश मीडियम के लिए बैच है और ये 13,000 का ये बैच है। उसके साथ ही साथ ऑप्शनल कोर्सेज है हमारे 11,000 रुपये में आपको मिल जाएंगे इंग्लिश में और हिंदी में। मल्टीपल ऑप्शनल्स है, एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, PSIR है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हिंदी लिटरेचर। उसके साथ ही साथ सृजन प्रीलिम्स प्लस मेंस 2027 के लिए हमारा विशेष बैच है। टेस्ट सीरीज प्लस मेंटरशिप है, ये 9,000 इसकी कीमत है। ये बैच इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में ये अवेलेबल है। तो बात करते हैं असम में बाढ़ का क्या कारण है, इतनी अप्रत्याशित रूप से ये बाढ़ क्यों आ रही है। देखो, जब भी हम किसी भी नेचुरल डिजास्टर की बात करते हैं, नेचुरल डिजास्टर के आने के दो बड़े मोटे मोटे कारण होता है। एक कारण होता है प्राकृतिक कारण और दूसरा कारण है मानवीय कारण। तो अगर मैं यहां पर भी बात करूं कि असम की फ्लड के कुछ तो ऐसे प्राकृतिक कारण होंगे, नेचुरल कॉज होंगे, और कुछ ना कुछ ऐसे भी कारण होंगे जिनमें मानव ने भूमिका निभाई है, मानवीय कारण। और क्या इस तबाही के पीछे इंसान बड़ा जिम्मेदार है, हमें इसे समझना होगा। और क्या भविष्य में हमें कुछ इस तरह की और घटनाएं देखने को मिल सकती है या नहीं। तो यहां पे मैं सबसे पहले बात करता हूं किसी भी फ्लड के लिए प्राकृतिक कारण क्या हो सकते हैं। देखो, फ्लड लेके आने का कारण होती है आपकी नदियां। आप जानते हो नदियां अपने एक प्राकृतिक प्रवाह मार्ग में आगे चलती है, और अगर नदी का जल तल ऊपर उठ जाए और नदी के साथ चलने वाला जल आजू बाजू के क्षेत्र में फैल जाए तो वो बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि प्राकृतिक कारण में अगर हम देखें कि अभी जो इंस्टेंटली असम के अंदर जो ये फ्लड आई है, तो निकटवर्ती राज्य नागालैंड के अंदर क्लाउड बर्स्ट जैसी एक सिचुएशन हुई है जिसमें सिंगल डे में बहुत ज्यादा बरसात हुई और उतना ज्यादा जल आया कि नदी जल का जो लेवल है वो ऊपर उठ गया। तो पहला कारण जो बताया गया था है बादल फटने जैसी घटना। अब इसको बादल फटने जैसी घटना मैं क्यों बोल रहा हूं, सीधा मैं इसको क्लाउड बर्स्ट क्यों नहीं बोल देता। उसका रीजन है, कुछ लोगों का कहना है कि नागालैंड के अंदर क्लाउड बर्स्ट हुआ है और जिसकी वजह से हुआ है, जबकि नागालैंड के जो मौसम विभाग है, वहां का जो स्टेट का जो मौसम से संबंधित जिन मामलों को देखने वाला विभाग है, उसका कहना है कि एक्चुअल में क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ। वो जो क्राइटेरिया है क्लाउड बर्स्ट होने का वो फुलफिल नहीं होता। लेकिन ये जरूर कहा गया कि हां, कि अप्रत्याशित रेनफॉल हुआ है, एक दिन में काफी ज्यादा वर्षा हुई है। तो एक ये बड़ा कारण हो गया। ओके, सेकंड कारण है बच्चों जलवायु परिवर्तन। देखो, क्लाइमेट चेंज हमेशा से होता रहा है, लेकिन अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस क्लाइमेट चेंज में, इस वाले क्लाइमेट चेंज में इंसान का बड़ा रोल है। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है बच्चों,
हम क्या देख रहे हैं, पिछले कुछ सालों से लगातार ये देख रहे हैं कि रेनफॉल में जो सिंगल डे मतलब विद इन 24 आवर्स में जो रेनफॉल है वो अत्यधिक मात्रा में हो रहा है, मतलब उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। और हमें ऐसी देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है कि सिंगल डे के अंदर बहुत ज्यादा बारिश होना, और क्योंकि एक दिन के अंदर इतनी ज्यादा बारिश होती है तो हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने उस तरीके से तैयार नहीं किया होता कि उतना अत्यधिक मात्रा में अगर वाटर सप्लाई बढ़ जाए तो हमारा इंफ्रा उसको हैंडल करने की पोजीशन में नहीं होता, तो फ्लड लाइक सिचुएशन बन जाती है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिसके पीछे का एक बड़ा कारण कौन है, इंसान है, तो इसके पीछे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज प्राकृतिक घटनाओं से भी होता है लेकिन क्लाइमेट चेंज की इंटेंसिटी इंसान ने बढ़ा दी है। तो अगर मैं कहूं कि इसमें सिंगल डे में होने वाली वर्षा की मात्रा और तीव्रता क्या हो गई है, बढ़ गई है। ये एक बड़ी समस्या पैदा हो गई। उसके बाद मानवीय कारणों के अंदर क्या कहा जाता है, देखो इंसान ने क्या किया, बहुत तेजी से निर्वनीकरण किया है। निर्वनीकरण, जिसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में देखो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये कोई पहाड़ी क्षेत्र है, ये हिली एरिया है। इस हिली एरिया पे हमने पहाड़ी ढलानों पर नेचुरली बहुत ज्यादा वृक्ष मिल रहे थे, ओके, या मैदानी क्षेत्रों में भी बहुत ज्यादा वृक्ष मिल रहे थे। तो जब क्या होता है, रेनफॉल होता है ना, जब रेनफॉल होता है, ज्यादा मात्रा में रेनफॉल होता है, तो डेंस जो फॉरेस्ट एरिया होता है तो उस पानी को धीरे धीरे रिस कर नीचे जाने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, समय मिलता है उसको जाने का। तो वो पानी क्या कर जाता है, वो पानी आराम से धीरे 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 नीचे चट्टानों के अंदर सीपेज होके भूमिगत जल के रूप में चला जाता है, ऐसे हो जाता है। लेकिन अगर सपोज करो, अगर हमने विकास गतिविधियों के चलते, ध्यान से सुनना, अगर विकास गतिविधियों के चलते हमने इन वनों को काट दिया, तो काटने के बाद क्या होगा, यहां पे तो फॉरेस्ट कवर है नहीं, फॉरेस्ट कवर नहीं है तो क्या होगा, तेजी से वर्षा का जो जल आएगा वो तेजी से गिरेगा और बंजर जमीन है, जो खाली जमीन है, बिना वन वाली जमीन है, वो उस पानी को एब्जॉर्ब करने में उसको उतना टाइम नहीं मिलेगा। तो पानी क्या होगा, इमीडिएटली वहां से बहना शुरू हो जाता है, सीपेज होने का टाइम नहीं मिलता। तो ये डिफॉरेस्टेशन विकास के नाम पर हमने देखा है काफी ज्यादा निर्वनीकरण हुआ है, एक बड़ा कारण है ये। दूसरा जो बताया गया कारण है, कहते वहां पर बहुत सारी जो खदानें हैं, बहुत सारी खदानों को खोदा गया है और उनके निकटवर्ती क्षेत्र से जब नदी चलती है तो वहां से बहुत सारी मिट्टी को अपने साथ लेके चलेगी, और जब नदी का जल अपने साथ बहुत ज्यादा मिट्टी को ले लेगा तो प्रॉब्लम क्या होती है, जो रिवर का बेड होता है, रिवर बेड मतलब जहां से होकर वो नदी जा रही है, तो फॉर एग्जाम्पल वो नदी को ऐसे जाना था, इस रास्ते से होकर जानी थी, अब उस रास्ते की नदी की एक गहराई भी तो होती है, उससे होकर उस रिवर को जाना था यहां से, लेकिन यहां ऑलरेडी बहुत सारे उसके पास सेडिमेंट्स है, बहुत सारा उसके पास अवसाद है, तो वो क्या है, अपनी तली में जमा करना शुरू कर देती है, और तली में जमा करना शुरू कर देती है तो ये मान के चलो फिर पानी ऊपर उठता है और साइड वाले क्षेत्र में फैल जाता है। इसको बिल्कुल ऐसे मान के चलो कि अगर ये आपका एक ग्लास है, कांच का ग्लास मान के चलो, इसके अंदर पानी है, और नदी का भी बेसिन क्या होता है, नदी का बेड ऐसे ही होता है, जिस क्षेत्र से जा रहा है उसकी एक डेप्थ होगी, एक डायमेंशन होगा, लेकिन इसको अगर हमने पूरा भर दिया, मिट्टी से भर दिया, तो इसमें क्या होगा, पानी ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो सेम रिवर के साथ होता है, तो आजू बाजू के तटबंधों को तोड़कर क्या हो जाता है, वहां पे वो पानी फैल जाता है, फ्लड लाइक सिचुएशन पैदा हो जाती है। तीसरा, तो यहां पर दूसरा बड़ा कारण क्या होगा, यहां पर हमारी माइनिंग एक्टिविटी है, खनन गतिविधियां हो रही है। खनन गतिविधियों से क्या हो रहा है बच्चों, नदी अवसादों में वृद्धि। तीसरा एक बड़ा कारण हो सकता है, जो कि हालांकि असम की बाढ़ में उसको उत्तरदायी नहीं माना जा रहा अभी की, लेकिन वो कारण है बच्चों जल विद्युत परियोजनाएं। हालांकि
अभी की असम फ्लड में वो रीजन नहीं है, लेकिन अगर कभी भी होता है कि कोई फ्लड आ रही है तो या तो अपने किन्हीं प्राकृतिक कारणों की वजह से आएगी या मानवीय कारण। तो यहां पर एक बड़ा कारण होता है बांध या जलाशयों से जल का छोड़ना। जलाशयों से जल को छोड़ना। देखो, हर बांध की एक कैपेसिटी बनाई जाती है कि वो इतना पानी स्टोर कर सकता है, और अगर कभी वर्षा का जल ज्यादा आ जाए, ऊपर से ज्यादा वाटर सप्लाई हो जाए, तो बांध की कैपेसिटी क्या होती है, बांध को ओवरफ्लो अगर वहां होगा तो बांध अपने जल को छोड़ना शुरू कर देता है, जिससे जो नीचे वाले क्षेत्र है वहां पर वाटर सप्लाई बढ़ जाती है, जल आपूर्ति बढ़ी जाती है नदी चैनल के अंदर, और उससे फ्लड लाइक सिचुएशन पैदा हो सकती है। हालांकि मैं फिर से कह रहा हूं, असम में जो अभी बाढ़ है उसके लिए वैज्ञानिकों ने बोला ये कारण नहीं है। दो बड़े कारण, ये मानवीय कारण है और प्राकृतिक कारणों में ये कारण है। तो इन सारी सिचुएशंस ने अभी असम की बाढ़ को इतना ज्यादा डेंजरस और उस तबाही और उस इंटेंसिटी को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है।